नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है और आज सबसे पहले कहानी होगी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जा रहा है। यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, किस जाति से होगा, किस रीजन से होगा, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। पंकज चौधरी के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व तो मुहर लगा चुका है और अब जो प्रस्तावकों की लिस्ट आई है उसके मुताबिक पंकज चौधरी के प्रस्तावकों में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और बेबी रानी मौर्य के नाम भी शामिल है। अब प्रस्तावकों की लिस्ट सामने आ जाने के बाद पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की यूपी बीजेपी में नए अध्यक्ष के तौर पर सहमति बन रही है। पंकज चौधरी ओबीसी के कुर्मी समाज से आते हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में एक और नाम है, वो यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का है। धर्मपाल सिंह ओबीसी के ही लोधी जाति से आते हैं, यानी ये तय है कि इस बार यूपी बीजेपी का अध्यक्ष ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग से ही आएगा। माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव के पीटीए की हवा निकालने के लिए 2027 में योगी के विजय रथ के सारथी के लिए ओबीसी पर पार्टी दांव लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। चार बेहद खास मेहमान हर रोज की तरह हमारे साथ कहानी कुर्सी की में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, संगीत रागी जी और साथ ही हमारे साथ समीर चौंगांवकर जी है। तो एक ऐसी तस्वीर विजय त्रिवेदी जी, चर्चा को आज मैं आपके साथ खोल रही हूं। पीटीए में सेंधमारी की पूरी तैयारी बीजेपी तो कर रही है, फिर चाहे वो धर्मपाल सिंह हो या फिर वो पंकज चौधरी हो, नाम ओबीसी का ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है। मोटे तौर पर तय है कि ओबीसी ही नया अध्यक्ष हो। पहले कुछ और नाम चर्चा में चल रहे थे, लेकिन अब मोटे तौर पर यह तय हो गया कि ओबीसी बने। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर ये बात कही जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल में देखें तो उसने ओबीसी, एससी, एसटी जो वर्ग है उन सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी देने का काम किया है, पहल की है। उत्तर प्रदेश में तो महत्वपूर्ण हो गया, खासतौर से 2024 के चुनाव के बाद, जब पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल गई और उसमें अयोध्या जैसी सीट में भी एक बड़ा बदलाव हुआ जातिगत समीकरणों को लेकर। तो जाहिर है कि ये तो अध्यक्ष जो बन रहे हैं पंकज चौधरी साहब, जिनका नाम आप बता रहे हैं, वो 2027 के चुनावों के लिए ही बन रहे हैं। तो 2027 के चुनावों में अखिलेश से मुकाबले के लिए, पीडीए के मुकाबले के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा नाम हो जो उस बात को करे। लेकिन इसमें राजनीतिक समीकरणों को भी देखें तो दिल्ली और लखनऊ दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है कि सबकी पसंद का हो, किसी का कोई नापसंद मोटे तौर पर ना हो। और ये किया जाए कि एक अपर कास्ट से चीफ मिनिस्टर है तो एक ओबीसी से वो हो जाएगा, तो एक सोशल बैलेंस भी हो जाएगा, जातिगत समीकरण भी बन जाएगा। अब वो जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं। हालांकि सर, इसमें एक चीज कही जा सकती है हर्षवर्धन जी कि एक रीजनल इम्बैलेंस क्या नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि बनारस पूर्वांचल का हिस्सा है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। गोरखपुर पूर्वांचल का ही हिस्सा है, यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। और अब यहीं से अगर पंकज चौधरी का नाम आगे आता है, जैसा कि खबरें कह रही हैं, तो ये भी एक पूर्वांचली नाम है। देखिए, पंकज चौधरी जी का नाम जिसको कहते हैं ना कि लास्ट मिनट एंट्री है। अमित शाह गोरखपुर मंडल के ही एक पूर्व सांसद के नाम पर लगभग 6 माह पूर्व लगभग तैयार हुए थे, तय हो गया था ये नाम घोषित होना है। फिर कुछ वजहों से, और उसमें भी योगी जी की असहमति थी, कई और नामों पर चर्चा हुई, उसमें जिसको कहते हैं ना कि बातचीत करने के बाद, चर्चा के बाद उस पर सहमति नहीं बन पाई। अच्छा, एक तो इस बात से मेरा सख्त ऐतराज है कि कोई और चेहरा आएगा तो लड़ाई 27 की लड़ी। योगी जी से बड़ा चेहरा तो कोई है नहीं, मतलब इसको स्पष्टता से अगर कहें तो योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी के बाद कोई चेहरे के तौर पर नहीं, कोई उतना बड़ा मास लीडर, क्राउड पुलर नहीं है। तो ये कहना कि चेहरा कोई और होगा तो वो मैं ठीक नहीं मानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है, सरकार संगठन के बीच में तालमेल पहले से भी नहीं था, अब भी बहुत अच्छा नहीं है। अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी जी आए तो ये कहा गया कि जाट हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ठीक करेंगे, लेकिन ऐसा कोई पूर्व पश्चिम का समीकरण तो बना नहीं। अब गोरखपुर से ही दोनों हो जाएं, मैं इसीलिए बार बार अगर लगा रहा हूं कि भाजपा है, हो सकता है कि अभी कहानी कुर्सी की देखते हुए और बाद में उसको कट्टम कुट्टम कर दें, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तो नाम फॉर्म फाइनल किया है ना, क्लियर किया। अगर पंकज चौधरी बन रहे हैं तो सचमुच ये रीजनल इंबैलेंस होगा, नंबर 1।
पंकज चौधरी की क्षमता पर नहीं, वो निजी जीवन में और राजनीतिक जीवन में बड़े संतुलन वाले आदमी हैं। 7 बार के सांसद हैं और मेरी भी उनसे कुछ शायद 2 मुलाकात है, तो व्यक्ति बड़े अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अध्यक्ष के तौर पर जो भूमिका अभी भाजपा को चाहिए वो निभाने के लिए हैं क्या तैयार हो? तो जवाब है नहीं। संगठन में कोई ऐसी भूमिका नहीं रही है पंकज चौधरी जी की। और गोरखपुर से ही फिर योगी जी भी आ जाएंगे, गोरखपुर से ही अध्यक्ष भी आ जाएंगे। इतना बड़ा प्रदेश है, वैसे ही गोरखपुर से गाजियाबाद भाषण में तो 2 शब्दों में निपट जाता है, लेकिन दूरी तय करेंगे तो बड़ी लंबी होती है। तो गोरखपुर से गाजियाबाद अगर ये दूरी हो गई तो ये मुझे ठीक नहीं दिखता है। मतलब मुझे बहुत थोड़ा चौंकाता है मेरे जैसे सामान्य समझ वाले व्यक्ति के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें एक लाइन जोड़ दूं मैं कि गुजरात से प्रधानमंत्री हो और गुजरात से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो देश से बड़ा तो उत्तर प्रदेश नहीं है, वो पार्टी के। और जब हर्ष जी ने कहा कि भाई चेहरा ही योगी जी है, और वो सच भी है, तो अब उसके बाद सब चीजें एक सोशल बैलेंस के लिए नहीं, लेकिन सोशल बैलेंसिंग में फिर तो हमें एक लाइन और जोड़ दें, क्योंकि विजय जी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन वजहों से थे, अगर उन वजहों से ये होते तो मैं भी कहता बड़ा अच्छा। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं इसी मुद्दे पर। हम जो ये पीडीए की बात करते हैं, रागी जी, अखिलेश यादव इसी पीडीए के दम पर लोकसभा चुनावों में उनका बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था, और अभी जितने भी सोशल मुद्दे वो उठाते हैं, फिर चाहे वो एफआईआर का ही मुद्दा क्यों ना हो, उसमें भी वो यही कहते हैं, पीडीए की बात करते हैं कि पीडीए का वोट जो है काटने की कोशिश की जा रही है। इसमें ये 2 नाम क्या कोई डेंट लगा पाएंगे अखिलेश यादव के वोट बैंक को? देखिए, मुझे लगता है कि हर पार्टी को अपनी ही जमीन पर राजनीति करनी चाहिए और अपने ही मुद्दों को आगे लेकर के राजनीति करनी चाहिए। कोई दूसरा पिच दे रहा है और हम उस पिच पर खेलने के लिए उद्यत हो जाएं, तो मुझे लगता है ये आत्मघाती रवैया है। मुझे लगता है कि हम यदि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं स्पिन के और हम फास्ट बॉलर के पिच पर खेलने के लिए आगे आ जाए तो हमारे लिए खतरनाक होगा। जाति की राजनीति और जाति के समीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। जैसे इस पिच पर आप बहुत लंबे समय तक खेल करके आप आगे की अपनी राजनीति खड़ी नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है इसका अपवाद भी है। मैं मानता हूं कि 2014 का जो चुनाव था उसमें छोटी छोटी जातियों के जो फेडरेशन के तौर पर लीडरशिप फेडरेशन जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, जो सामाजिक समीकरण तैयार किया था, वो बहुत शानदार था और उस शानदार समीकरण के कारण उसको जीत भी हासिल हुई। लेकिन 2019 में वही लागू हुआ क्या? 2019 के अंतर्गत मैं मानता हूं कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर गई। 2024 में वो राष्ट्रवाद और वो राम मंदिर लगा था कि वो सब सारी चीजें आगे लेकर के जाएंगी, वो नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि भारी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि सामाजिक समीकरण का जो खेमेबंदी हुई वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में भारी हुआ और अन्य राज्यों में भी भारी हुआ। राजस्थान में किसी ने कल्पना नहीं की थी, दिखते दिखते राजस्थान की इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी खो गई। उत्तर प्रदेश में लगता था कि 70 से ज्यादा राम मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, इतना भव्य राम मंदिर बना है, पूरा देश राममय लग रहा था। 3 महीने के अंदर वो सारी चीजें फिजल आउट हो गई। तो मुझे लगता है कि ये समीकरण चीजें जो है ना, यदि भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को ध्यान में रख करके करेगी तो मुझे लगता है कि उदाहरण देख लेना चाहिए। जब धनखड़ को लाया गया था कि उपराष्ट्रपति हुए तो लगा था, और चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न दे दिया गया था तो 1-2 जाट नेता ऐसे ही टेलीविजन स्टूडियो में घूमते हुए आए और उन्होंने कहा, संगीत जी, जाटों का वोट तो एक अब मान करके चलिए एक मुस्त भारतीय जनता पार्टी। क्या ऐसा हुआ क्या? प्रतीकों की राजनीति पर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने विजय रथ को आगे नहीं बढ़ा सकती है। ये मैं बहुत अच्छी तरह, आपके पास क्या हो रहा है क्या कि आपका कोर वोट तो है ही, साथ सभी को समीकरण और सभी को प्रतिनिधित्व दीजिए, लेकिन जब लीडरशिप की बात आए तो ये मत देखिए कि ये जाति है ये और ये जाति है। योग्यता देखिए कि सभी को साथ लेकर के चल सकने की उसमें क्षमता हो। और दूसरी बात, एक बात और लाइन जोड़ देना दो, बड़ा आदमी
अपने नहीं होता है, संगठन उसे बड़ा बनाता है। ये किसी को गलतफहमी नहीं रहना है। कल्याण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी से हट गए ना, तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उनको 20 आदमी अगवानी करने के लिए नहीं मिला था, ये भी मैं बता दूं। और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से बड़े बड़े नेता निकल करके बाहर निकले ना, तो उनको अपनी अपनी हैसियत पता लग गई। जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई बनते हैं, कोई आप छोटा को भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा बना देती है और बड़े को भी छोटा करने की उसमें क्षमता है। तो मुझे लगता है कि संगठन के साथ जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपने जब कहा कि अपवाद के तौर पर, फिर मुझे सम्राट चौधरी का नाम भी ध्यान आता है, क्योंकि वहां पर भी तो यही जाति का बैलेंस बनाने की कोशिश हुई। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने और महेंद्रनाथ पांडे ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं, फिर समीर जी में आ रही हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे यहाँ एक चुनाव की पद्धति है। उस पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया, पहले नामांकन होगा, फिर नामांकन पत्रों की जांच होगी, और जांच के उपरांत फिर निर्वाचन के संबंध में जो घोषणा की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। आज नामांकन की प्रक्रिया 2 से 3 के बीच केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में संपन्न होगी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए। और कल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा तैनात केंद्रीय चुनाव अधिकारी श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में यह सारी प्रक्रिया पूर्ण होकर कल घोषणा होगी। तो यूपी में बीजेपी अपना नया अध्यक्ष चुन रही है, 2027 की तैयारी में जुट गई है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन साउथ पर हैं और इंडिया विजन पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज हैदराबाद में हैं, विजन इंडिया समिट में हिस्सा ले रहे हैं। विजन इंडिया समिट का थीम भी पीडीए ही रखा गया है, लेकिन अखिलेश का नॉर्थ इंडिया वाला पीडीए साउथ इंडिया में बदल जाता है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की। इसमें विजन इंडिया के तहत पीडीए के प्लान डेवलप एसेट के तौर पर उसे पेश किया, जबकि वहीं अखिलेश यादव नॉर्थ इंडिया में पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहते हैं। विजन इंडिया समिट में शामिल होने से पहले अखिलेश यादव ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई। अखिलेश यादव ने केसीआर के बेटे से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, कुछ मौलानाओं से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो देख लीजिए, अब समीर जी, एक तरफ वहां पर पीडीए में सेंधमारी की तैयारी है, दूसरी तरफ यहाँ पर मिशन साउथ पर वो लग गए हैं। यहाँ पर पीडीए का नाम भी बदल जाता है। आपकी इजाजत से एक मैं जरा रिएक्शन और सुना देती हूँ, फिर आती। शराब रहते ही हैं राजनीति में। जनता कभी स्वीकार करती है, कभी जनता हमें मौका देती है कि हम फिर देखें चीजों को। मैं जो बातचीत में जो बात हम लोग बात कर रहे थे कि एक समय था कि हम लोग भी बहुत कम सीटें जीते थे, लेकिन जनता के बीच में रहे, उसी जनता ने हमारी मदद की और आज बीजेपी नंबर 2 पर है वहां। तो राजनीति का ये उतार चढ़ाव हम लोगों को देखते रहना चाहिए, और कब जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी ये पता ही नहीं लगता है। हमें उम्मीद है कि चीजें बदलेंगी, और जो देश को जरूरत है कि देश प्रोग्रेस के रास्ते पे जाए, एक विजन के साथ जाए, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो। अब डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म करने के बाद तो अखिलेश यादव की बहुत अच्छी है समीर जी, लेकिन एक पीडीए की पॉलिटिक्स वहां हो रही है और एक पीडीए की पॉलिटिक्स ये यहाँ साउथ में कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी पिछले लगता है 10 साल से पीडीए की ही पॉलिटिक्स कर रही है ना। अगर आप देखेंगे 2017 में जब चुनाव हुए तब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, 2022 में जब हुए थे स्वतंत्र देव सिंह, वो भी कुर्मी है, वो भी प्रदेश अध्यक्ष बने, और उसके बाद आप जब 2027 का चुनाव लड़ने आप जा रहे हो तो फिर आप कुर्मी पर लौट कर आए, और इस बार ठीक है नया चेहरा पंकज चौधरी लेकर आए हैं, और वो चेहरा लेकर आए हैं जो पिछले लगभग 35 साल से केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। 1991 में पहली बार सांसद बने थे महाराजगंज से, उसके बाद से लगातार सांसद है। प्रदेश की राजनीति में पंकज चौधरी का बहुत योगदान नहीं है संगठन के हिसाब से देखा जाए तो। आज 35 साल बाद उन्हें वापस प्रदेश के संगठन की कमान दी है, 2027 के चुनाव के लिए उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी है। तो ये बता रहा है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 33 सीटों का जो झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि 33 सीटों पर लोकसभा में आके टिक गई थी,
तो वो जो उससे जो भारतीय जनता पार्टी सहम गई थी, तो अभी वो पीडीए का फिर से अखिलेश यादव को 2027 में उसका बहुत लाभ देना नहीं चाहते। और देखिए 2017 में जो सीटें आई थी कि 300 से ज़्यादा सीटें आप लेते हो, 2022 में आप 250-255 सीटों पे आकर टिक जाते हो, तो अब 2027 में आपको चिंता तो रहेगी। जब लोकसभा में इतना परिणाम आया है तो क्या विधानसभा में आपको अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है तो आपको ओबीसी की तरफ जाना ही होगा। तो यह तय था कि पार्टी बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी के साथ कोई मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेगी, वो ओबीसी को ही बनाएगी। और ब्राह्मण तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में अगर उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो बहुत लंबे समय से ब्राह्मणों को कब्जा रहा है संगठन में। अगर आप देखेंगे तो जो पहले अध्यक्ष रहे माधव त्रिपाठी वो भी रहे, उसके बाद कल्याण सिंह बने, उसके बाद कलराज मिश्रा बने, फिर रामपति राम त्रिपाठी देखे, फिर केदारनाथ जी देखे, फिर महेंद्रनाथ पांडे देखे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी देखे। तो पूरे ब्राह्मणों का एक लगातार संगठन में रहा है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। अब उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद 2-3 ही अध्यक्ष बने जो ओबीसी से आया। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा हो कि यह समय है कि अब ओबीसी की तरफ फोकस किया जाए, लेकिन वो भी ऐसे गोरखपुर से आते हैं। लेकिन एक लाइन में ये बताएं जो अखिलेश यादव साउथ इंडिया में कर रहे हैं उसका भी कोई मतलब ये क्या मतलब वहां से क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मतलब मैं इनके पॉलिटिकल बहुत ज्यादा अखिलेश यादव जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का साउथ से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव तो सिर्फ अब उत्तर प्रदेश में फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, कार्यक्रम था उसमें वहां इन्वाइट किया गया तो वहां जाके वो अपने पीढ़ी की जरूर बात करेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्हें कोई ग्राउंड नहीं ना, वहां उन्हें चुनाव लड़ना है, उनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश है। तो वहां भी साउथ में भी जाएंगे तो वो अपने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पीढ़ी को भी लेके जाएंगे और उसी का संदेश देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो साध्वी निरंजन ज्योति वहां पहुंच गई है, पार्टी ऑफिस में थोड़ा सा हंगामा हो रहा है। तथ्य के तौर पर एक थोड़ा जोड़ना जरूरी है, अगर पंकज चौधरी बनते हैं तो ये चौथे कुर्मी अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश भाजपा के। विनय कटियार, प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव, ये तीनों बड़े नेता, और स्वतंत्र देव तो अभी खैर योगी जी की परछाई बन गए हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि क्या उत्तर प्रदेश में कभी कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है? जवाब है नहीं। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा जातीय प्रतिनिधित्व है उसका कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा है, लेकिन वो लोग ये मानते हैं कि हमारी सरकार है, ये ठीक बात है। अब इसके आगे की बात, क्या अभी की जो स्थिति है उसमें आप तो कुर्मी चूंकि सांसद समाजवादी पार्टी के ज्यादा रहे, वोट उनको ज्यादा मिल गया। केशव प्रसाद मौर्य लड़ते हैं कौशाम्बी में और पल्लवी पटेल उनको हरा देती हैं, यानी अनुप्रिया पटेल अपनी बहन के सामने केशव जी बड़े नेता हैं, केशव जी को भी मत नहीं दिला पाती हैं। तो कई चीजें हैं, कई तरह के समीकरण हैं, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी ये मानता हूं कि हम लोग जो चर्चा करते हैं उससे थोड़ा आगे सोचती है। तो उनकी कुछ रणनीतिक प्रस्तावक जब खुद योगी हो तो ये नाम तो तय दिखाई दे रहा है। कुर्मी वो है, लेकिन पंकज जी की पहचान कोई कुर्मी नेता के तौर पर नहीं है। तो ये भी तो अच्छा है ना सर, एक नेता के तौर पर पहचान होनी चाहिए जो सभी वो तो और मुश्किल सवाल आपने कर दिया। अगर आप जिसलिए अगली खबर पे बढ़ जाएंगे, तो और मुश्किल सवाल, वही मैंने कहा। ये तो ठीक बात है, इसकी चर्चा करिए ना भाई। जिस नाते आप कह रहे हैं जाति समीकरण, वो अपने जाति का अगर मत ही नहीं लेके आ पाए तो मैं बार-बार कह रहा हूं, वो व्यक्ति बड़े अच्छे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सब ठीक है, लेकिन महाराजगंज उससे आगे कौन कराएगा? जो गोरखपुर से लेकर पूरा प्रयागराज प्रतापगढ़ तक पूरी बेल्ट है, उसको कौन कराएगा? सर मुझे अगली खबर के लिए जाना है, एक खबर पे नहीं खत्म करना है। एक लाइन ही होनी चाहिए सर। योगी आदित्यनाथ जी भी सिर्फ पहले गोरखपुर तक सीमित थे, अब पूरे प्रदेश के आज पूरे मुख्यमंत्री हैं पूरे प्रदेश के और राष्ट्रीय फलक पर एक बड़े नेता के रूप में भी हैं। तो पार्टी बड़ा बनाती है सर, ये हमेशा हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए। 2002 जब पहली बार 2017 में जीत करके आए थे, 2017 में जब आए थे तो भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट बड़ा मिला था। 2024 मोदी जी से बाद में मैंडेट मिला उत्तर प्रदेश में, तो उससे मैंडेट कम हुआ। सर संगठन पे फिर हम बात करेंगे, नाम अगर सामने आ गया हमारे कार्यक्रम करते करते में तो फिर ये चर्चा 2 बजे तक का टाइम है, 2 बजे तक आ जाएगा ना। अच्छा, एक और बड़ी खबर, ये भी दक्षिण से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यहाँ पर दक्षिण में हिंदू मुसलमान जमकर हो रहा है। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है और फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। महाभियोग का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए कि जज ने हिंदू मंदिर के दीप स्तंभ पर दीप जलाने का आदेश दे दिया। जिन विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दिया है उसमें खुद अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, डीएमके सांसद कनिमोई भी शामिल हैं। दरअसल तमिलनाडु के मदुरै में अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है। ये मंदिर तिरुपरम कुंदरम पहाड़ी पर है। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर, बमुश्किल 30-40 मीटर की यह दूरी है, जहां पर दरगाह है।
मतलब आप यूं अगर उसका पूरा कंस्ट्रक्शन देखेंगे, जो पहाड़ी है, पहाड़ी के निचले हिस्से में मंदिर है, वहां से ऊपर चढ़ के जब आप जाते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा दीप स्तंभ है, वहीं से 30-40 मीटर की दूरी पर दरगाह है। मंदिर और दरगाह के बीच की इस जमीन को लेकर पिछले 100 सालों से कोर्ट में विवाद चल रहा है। साल 1920 में तमिलनाडु की सिविल कोर्ट ने पहाड़ी पर अधिकार मंदिर के पक्ष में सुना दिया था, लेकिन दीपम को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया था। अब जस्टिस GR स्वामीनाथन ने मंदिर के पवित्र स्तंभ, जिसे कार्तिकाई दीपम लैंप कहते हैं, उस पर दीप जलाने की इजाजत दे दी। तो इसके खिलाफ DMK समेत विपक्षी सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि इस पर अब संघ प्रमुख ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के हिंदू खुद इस मुद्दे को सुलझाने में सक्षम है और जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तब इस पर RSS विचार करेगा। The matter is now sub judice. Let it resolve. The awakening of Hindus in Tamil Nadu, I think it is enough to bring about the desired result. But if at all it is needed, the Hindu organizations are working in Tamil Nadu also. They will let us know, then we will think about it. But at present, I think the issue can be resolved here only on basis of the Hindus' strength in Tamil Nadu only. इस इम्पीचमेंट में विजय जी जुडिशनल रीजनिंग कहां है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजनिंग इसमें मुझे DMK की, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, तमाम विपक्षी दलों की दिखाई दे रही है। ये एक फैसला था, फैसला नामंजूर था तो आप हायर बेंच के पास जाते, वहां पर भी अगर आपके पक्ष में नहीं था आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते। क्योंकि ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ गया तो इतनी बेचैनी क्यों हो गई विपक्ष को कि वो सीधा जज के खिलाफ इंपीचमेंट का नोटिस दे रही है? मीनाक्षी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो जुडिशियल रीजनिंग के लिए तो उन्होंने किया भी नहीं है, वो पॉलिटिकल रीजनिंग के लिए किया है। और तमिलनाडु की राजनीति, खासतौर से DMK की जो राजनीति है, वो तो एक तरह से एंटी हिंदू राजनीति है। आप तो वो कोविड, और अभी तो बोला नहीं उन्होंने कि कोविड और कौन कौन सी बीमारी होती है हिंदू, तो वो बात नहीं किया। और वो पॉलिटिकल रीजनिंग की वजह से ही एक इम्पीच, क्योंकि ये कोई प्रोसेस माना नहीं। आपने बिल्कुल ठीक करेंगे, यदि आपको ये फैसला मंजूर नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वहां पर भी डबल बेंच में उसमें चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से तो फिर एक पॉलिटिकल वो नहीं बनता ना, इलेक्शन होना अगले साल। DMK की राजनीति तो सर समझ में आती है, इसमें समाजवादी पार्टी को क्या राजनीति दिखाई दे रही है? नहीं, वो उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं कि भाई अपना नुकसान हो जाए तो भी खड़े रहना चाहते हैं। ये आप समझ रहे हैं कि उनका नुकसान हो जाए, ये तो वो नहीं सोच रहे। कोई भी अपना नुकसान समझ होता है कि नहीं होता है, नुकसान वो अलग इशू है। लेकिन कोई आदमी अपने लिए, आप अखिलेश जी को छोड़ो, अभी तो वो ठाकरे साहब की पार्टी क्या है, उद्धव ठाकरे। अमित शाह ने पूछा था सदन में, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी भी उसमें शामिल है। तो अखिलेश जी को तो छोड़ दीजिए, अखिलेश जी तो एक पक्ष में अलग से दिखाई ही देते हैं। वहां पर प्रियंका जी भी हैं, कांग्रेस जो है वो भी खड़ी है वहां पर उनके साथ में। लेकिन मेरे को उद्धव ठाकरे भी उसमें साइन करने वाले लोगों में वो ज्यादा हैरानी वाली बात लगती है कि वो कहां तक जाएंगे जी। समीर जी ज्यादा बता सकते हैं कि वो उद्धव ठाकरे अब कहां पहुंच गए, समुद्र के किस किनारे पर खड़े हैं। तो इसलिए ये जुडिशियल रीजनिंग का मसला ही नहीं है ना, पॉलिटिकल रीजनिंग और पॉलिटिकल लड़ाई है, वो उसको लड़ रहे हैं उस तरह से। जो मोहन भागवत ने लेकिन जो बात कही समझना जरूरी है। एक तो ये कि मोहन जी से प्रश्न किया गया तो उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा, हमारा काम वहां जाकर ठीक होता है जब हिंदू जाग जाता है। अगर हिंदू जाग जाता है तो हमें और कोई काम करने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए किसी और को, और चूंकि ये सब जुडिस मामला है तो हम इस पर कोई टिप्पणी कहें, कुछ कहें, ये उचित नहीं होगा। लेकिन ये हिंदुओं के ही पक्ष में होना चाहिए। ये उनके बयान में ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हिंदुओं के ही पक्ष में होना। अब मूल बात थोड़ा सा समझ लें, चूंकि जब कुर्सी की कहानी सुनते हैं लोग तो ये इसको जरा समझ लें। कार्तिकेय दीपम तमिल हिंदुओं का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पर्व है। भगवान शिव की आराधना के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। ये जिस पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन होना है, दरगाह का उससे दूर दूर तक लेना देना नहीं। और जो लोग कई बार कहते हैं, तो ये जो तिरुपरम कुंड्रन जो जगह है, इस जगह पर, इस पहाड़ी के इर्द गिर्द 3.2% ओनली, ये तथ्य जानना जरूरी है तब आप समझ पाएंगे, 3.2% ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन है। मात्र 3.25% मुस्लिम है और एक दीप स्तंभ, एक प्रकाश स्तंभ वो नहीं जला रहे।
टेम्पल कमेटी को पहले कहा, लेकिन चूंकि टेम्पल्स का तो डीएमके के राज में क्या है सब जानते हैं, मैनेजमेंट कमेटी किसके पास, उन्होंने नहीं जलाया। न्यायाधीश महोदय ने कहा ठीक है लोग जला देंगे, नहीं जलाने दिया। उसके बाद न्यायाधीश को कंटेम्प्ट की बात करनी पड़ी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस देनी पड़ी। और जो आप लोग कह रहे सुप्रीम कोर्ट भी गई है, सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई है, लेकिन इसके बीच में उन्होंने कहा कि न्यायाधीश महोदय का व्यवहार गड़बड़ है, ये कैसे रहते हैं, और शायद वो त्रिपुंड और टीका लगाते हैं वो भी उनको परेशान कर रहा है, वो हिंदुओं के पक्ष में क्यों देते हैं, और उसमें हिंदू साफ लिख के लिखा हुआ है, जो पिटीशन है ना उसमें 12-13 पॉइंट है। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच हम इस जगह आ गए हैं कि बहुसंख्यक हिंदू देश में, मूल रूप से जो हिंदू देश है, वहां भगवान शिव की आराधना वाले प्रकाश स्तंभ को न्यायालय कह दे। आप यानी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे और आप उसको चला, न्यायाधीश को ये कहना पड़ा कि आप अवमानना कर रहे हैं। तो इसको सिर्फ इतना भर मत देखिए कि कौन कौन साइन कर रहा है। और सचमुच शिवसेना उबाठा वाला तो आश्चर्यजनक है ही, इन लोगों का भी आश्चर्यजनक है भाई। आप डीएमके की बात अलग है, वो तो एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू विरोधी पूरा रिसर्च कर रही थी, आप क्यों हिंदू विरोधियों के साथ खड़े, ये भी तो सवाल है। जो प्रिवी काउंसिल ये कहती है कि दरगाह की लैंड जो है वो एक्सेस में है और ऑक्यूपाइड है, ये जमीन मंदिर की है, ये प्रिवी काउंसिल में भी ये लाइन अंकित है। और एक कविता बकायदा ये है, उनके मीठा मिले गई बोला लाइक अ लैंप लिट एट द टिल ऑफ हिल टॉप। कन्फ्रंटेशन नहीं है, दरगाह से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, वो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन में उसको लेकर आप आ गए हो। जी